गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखते हैं हम लोग का सेशन, इंग्लिश का सेशन। जैसा कि हम लोग पिछले 2 सेशन को बहुत सक्सेसफुली कवर अप कर लिए हैं, आज का तीसरा सेशन आपके सामने है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सेलेक्टिव और वैल्यूएबल क्वेश्चंस है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय भी करेंगे, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी हम लोगों को मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है वो ये है, लिखा है द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे हिंदी में आपका आता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द, तो इस पूरे दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हटाकर हम एक कौन सा ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दें जो पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो पूरे सेंटेंस के लिए को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पे ग्रुप क्या है, सेंटेंस क्या है, देयर देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन अ कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डेजर्ट। पहले तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि लिखा क्या है। कह रहा है कि लोगों का समूह जो कि एक साथ चलते हैं, विशेष तौर पे तब जब उन्हें कोई रेगिस्तान क्रॉस करना होता है, रेगिस्तान से होके गुजरना होता है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, कि कहीं कोई लुटेरे आके अकेले रहेंगे, 2 लोग रहेंगे तो लूट लेंगे, तो पूरा ग्रुप का ग्रुप एक साथ चलता है। तो ऐसे लोगों का जो समूह बन जाता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं ज़रा देख लीजिए। ऐसे लोगों को कहा जाता है कारवां। क्या कहते हैं? कारवां। हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है काफिला या दस्ता। आप देखे होंगे, अब तो कोई रेगिस्तान इस तरह से पार नहीं करता है, लेकिन पुराने ज़माने में लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो वो क्या करते थे, पूरा का पूरा ग्रुप बना लिया करते थे और पूरे समूह में वो किसी जगह आना जाना करते, तो पूरे काफिले को इंग्लिश में बोला जाता है कारवां। अब ज़रा देखिए, ये लिखा हुआ है क्वायर। इसका भी अर्थ जान लीजिए। मान लीजिए ये तो आपका आंसर है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये भी जानते रहिए। क्वायर का अर्थ होता है संगीत मंडली, गाना गाने वाले। कभी आप देखिए मेन सिंगर गाता है और उसके एक ग्रुप खड़ा रहता है जो आवाज़ देता है, तो संगीत की मंडली मतलब गाने वाले लोगों के समूह को क्वायर कहते हैं। ठीक है ना। कैबल जो होता है, इसका अर्थ होता है षड्यंत्र, प्लॉट, कॉन्स्पिरेसी। अब कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व जितने भी लोग होते हैं उनके समूह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैबल। ठीक है ना। कॉर्टेज, आपने देखा होगा कि किसी की मिट्टी हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, तो लोग शव यात्रा, हिंदी में एक शब्द है शव यात्रा, में जो लोग साथ साथ चलते हैं शव के पीछे पीछे, उसे कहा जाता है कॉर्टेज। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग तो कोई नोट नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। देखिए, हर जगह एक शब्द जरूर आता है प्रश्न में, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब है कि जो सूट करे खाली स्थान को, वो, ठीक है ना, सूट करना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ऐसे जैसे कि आपको क्या लगता है उससे मतलब नहीं है। अब जब खाली स्थान में, जब भी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि खाली स्थान को भरने की बारी आए, तो आपसे कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे उचित जो है वो सेलेक्ट करिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने के लिए। तो जब भी खाली स्थान को भरने की बात आए, हमेशा एक बात आपको जहन में रखना है, वो ये कि पहले तो सेंटेंस का आपको पूरा का पूरा भाव समझ में आना चाहिए कि किस रेफरेंस में सेंटेंस क्या बात चाहता है। अब उसी तरीके की बात से रिलेटेड शब्द को आप क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है ना। तो जरा सा देखते हैं क्या कह रहा है। सीता वाज, आगे कहता है टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड एट द नेबर्स प्लेस दैट मॉर्निंग।
अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, सीता फिर ये कह रही है कि फाइंड आउट, ये जानना चाहती थी कि पड़ोसी उस दिन उस सुबह पड़ोसी के घर में क्या हुआ। आप जरा सोचो, जब आप कोई चीज़ जानना चाहते हो तो उसके लिए क्या रहते हो? क्या उसके लिए ऑड रहते हो या उसके लिए उत्सुक रहते हो? कौन सा शब्द आएगा? उत्सुक। ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो सीता वॉज क्यूरियस। सीता, देखो इसका एक अर्थ और होता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु आप कब होंगे? जब आपके अंदर जानने की इच्छा होगी। इच्छा कब होगी? जब उत्साह आएगा। तो सीता वॉज क्यूरियस, सीता बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि उस सुबह पड़ोसी के घर में क्या हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा? क्यूरियस। क्यूरियस है, पिकुलर का मतलब होता है विचित्र या कुछ अनोखा। ठीक है ना? एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी या थोड़ा सा दिमाग से हटा हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका वो होगा क्या? ये ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जैसे हिंदी के प्रश्नों में आता है ना कि वाक्य को शुद्ध करो, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये आता है कि वाक्य को एक सेंटेंस लिख के उसके कई खंड बना दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि किस पार्ट में एरर है, गलती है, बस उसी पार्ट को पहचानो। आपसे ये कतई नहीं कहा जाएगा कि गलती को सही करो। आपसे उम्मीद लगाई जाएगी कि गलती किस हिस्से में है, वही पार्ट आपका आंसर है। इसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर। ठीक है ना? अच्छा जी, जरा देखते हैं कि सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है। और ये भी कहता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको आंसर तब भी देना है। तब आंसर आपका क्या होगा? नो एरर। नो एरर जहां लिखा होगा वही आंसर होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हैव यू सॉ माई आईपैड एनीवेयर। इसकी हिंदी ये है कि क्या आपने कहीं मेरा आईपैड देखा है। अगर आप देखें, स्ट्रक्चर देखा जाए तो वाक्य लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चे? हैव या हैज के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमें चाहिए क्या? सी का थर्ड फॉर्म सीन, ये चाहिए हमें, लेकिन लिखा क्या है? सॉ। यही हो गई गलती। अब ये वाला हिस्सा कहाँ लिखा है? ये वाला हिस्सा लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको केवल एरर को डिटेक्ट करना है, पता करना है कि एरर कहाँ है। तो एरर यहाँ है और ये पार्ट लिखा है डी में, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ गलती है। अगर मैं कह दूं कि भाई उसका करेक्शन करके बताइए, तो करेक्शन आप करेंगे, कहा बताएंगे कि सर यहाँ हैव आया है तो यहाँ वर्ब की क्या आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म, सी, सॉ, सीन। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये अंडरलाइन वाले पार्ट में अगर ग्रामेटिकल एरर है तो इससे सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है, सब्स्टिट्यूट का अर्थ जानते हैं? सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है किसी को हटाकर उसकी जगह दूसरा लाना। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट है, पूरे सेंटेंस में नहीं, केवल अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई गलती है तो इसकी जगह नीचे दिए गए विकल्प आप ला दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 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 जैसा लिखा है वैसा ही सही है, तो आपको लिखना होगा नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, मतलब इसकी जगह पे कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो आप करेंगे क्या? करेंगे ये कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, चलो आज डिनर के लिए चलते हैं। तो जब आपसे कहा जा रहा है लेट्स, लेट्स हमेशा क्या बताता है? आपसे प्रपोजल की बात करता है। अगर आपसे कहा जाए चलिए आज रात को डिनर करने चलते हैं, तो एक प्रस्ताव है ना डिनर करने का।
तो जब भी प्रस्ताव रखा जाता है तो गौर करिए, प्रस्ताव रखने वाला किस तरह के उत्तर की उम्मीद करता है आपसे, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आज चलिए डिनर पे चलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद बना के बोलेंगे कि हाँ अभी सर कहेंगे हाँ चलेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है। रूल कहता है कि सेंटेंस जैसा होगा इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रपोजल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो दिया गया पार्ट है ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ये जैसा लिखा है वैसा ही है, इसके जगह कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग जानते हैं? स्पेलिंग कौन सी गलत है ये पूछ रहा है। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। आता है ना हिंदी में, तो वैसे इंग्लिश में भी आता है कि पूछ रहा है कौन सी स्पेलिंग अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। तो जरा देखा जाए, क्या पहला गलत है, रॉन्ग है? तो पहला वाला सही है, स्पेशलिस्ट ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक। दूसरा इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी, क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। इंक्रीमेंट इसी तरह से लिखा जाता है। ये गलती ऐसे कराता है, अगर इसको गलती कराना होता है तो ऐसे लिख के दे देता है, और जबकि होना क्या चाहिए, बोलिए, ई। तो बच्चे इधर भी डिफीट हो जाते हैं। रिडिक्यूलस, ये भी अच्छा है। गलती कहाँ है मालूम है? ऑप्शन नंबर सी में। क्या गलत कर दिया है? अब जरा इसका सही भी जान लिया जाए तब तो गलती समझ में आएगी। एक्सप्लोरेशन, ये देखो इसका सही होगा रे, ये देखो शन, नेशन, रेशन, देख रहे हो? नेशन कैसे बोलते हो? यानी NATION बोलते हो ना, बोलते हो ना? वैसे ही एक्सप्लोरेशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। क्या होता है बेटा? मुहावरा। कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। देखो, अगर देखो मुहावरे दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य में प्रयोग करके, अगर वाक्य में प्रयोग करके दे दिया तो आपका सिरदर्द 50% कम हो गया, क्योंकि अगल बगल के अर्थ को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलता रहेगा कि ये कौन सा भाव दे रहे हैं। लेकिन अगर सीधे सीधे मुहावरा लिख के दे ही दिया, ऐसे सीधे, ये देखो दे के पूछ लिया क्या है, तो ऐसे में अगर आपने रटा है तब तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। तो लिखा है वर्कड लाइक अ ड्रीम। वर्कड लाइक अ ड्रीम, इसका क्या मतलब होता है? इमेजिन कर सकते हो? अगर आपसे मैं कहूं कि आप आए तो बताओ, नहीं आए तो आप गेस करो। इमेजिन लाइक अ ड्रीम, वर्कड लाइक अ ड्रीम। जैसे देखो, जब आप कोई काम ऐसे करते हो ना, जैसे कि आपका वो एकदम लक्ष्य हो, ड्रीम हो, सपना हो। जैसे अभी आप, ठीक है, आप तैयारी हो रही है GD की तरफ। अभी आप जानते हो आपका सपना ना GD बन जाने का, अगर आप पूरी तरह अपने ऊपर डाल लो ना तो आपके पढ़ाई करने का तरीका ही बदल जाए। आप अपने को अभी स्टूडेंट माने बैठे हो, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को उस रूप में देखना शुरू कर दोगे ना, सच मानो कि आपके कार्यशैली बदल जाएगी, एक्शन बदल जाएगा, सबसे तरीका आपका डिफरेंट होगा। वर्क लाइक अ ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसी योजना जो पूरी तरह से क्या हो गई है? सफल हो गई है। अ प्लान सक्सीडेड परफेक्टली। ऐसी योजना जो पूरी तरह से क्या हो गई? सफल हो गई, उसको बोलते हैं वर्क लाइक अ ड्रीम। ठीक है ना?
तो कहीं भी लिखा हो वर्क, कभी ईडी लगा के लिख देता है, कभी वर्क लिख देता है, कभी वर्किंग लाइक ए ड्रीम लिख देता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो वर्क लाइक ए ड्रीम का मतलब होता है अ प्लान सक्सीडेड परफेक्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से एक मुहावरा दे दिया, और मुहावरा इस बार ये है, मार्कअप बड़ा खतरनाक है। अगर आप नहीं जानोगे तो इसके माया जाल में फंस सकते हो, क्योंकि मार्क लिखा है ना तो दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, कोई चीज़ चिन्हित कर देना, निशान लगा देना, यही मन करता है। तो ऐसे में अच्छा, एग्जामिनर ऑप्शन भी वैसा ही देता है कि जैसे आपके दिमाग में कोई चीज़ पढ़ते ही कौन सी बात पहली दृष्टि में आएगी, वैसा ऑप्शन भी दे देता है। पहले ही लाइन में दे दिया, पुट अ क्लियर लेबल। लेबल मतलब होता है कोई चिन्ह लगाना। मार्कअप का मतलब होता है, ये देखिए, इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीज द प्राइस, कीमत को बढ़ा देना। कीमत और लागत में अंतर समझते हो? प्राइस एंड कॉस्ट में डिफरेंस समझते हो? क्या होता है प्राइस और कॉस्ट में, क्या अंतर होता है? इसको जब आप खरीदने गए होंगे तो आपने इसका कॉस्ट अदा किया होगा या प्राइस? तो कॉस्ट क्यों नहीं? कॉस्ट मतलब जितना खर्च करते हैं किसी वस्तु को बनाने में वही कॉस्ट होता है। और प्राइस क्या होता है? प्राइस मतलब जुड़ जाता है, और जैसे क्या जुड़ जाता है? जैसे दुकानदार उसमें मतलब टैक्स। कौन सा टैक्स जुड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर जब जुड़ जाता है तब वो बन जाता है क्या? प्राइस। आप देखिए, कोई चीज़ लेने जाइए, वहाँ लिखा रहता है MRP और नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित, तब वो प्राइस बनता है। सही बताया। तो इसका मार्कअप का मतलब होता है इंक्रीज द प्राइस। प्राइस को क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम माने होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, अर्थात पर्यायवाची। और शब्द क्या है? स्कोर। देखिए, एक स्कर ये है, ठीक है ना, और एक स्कोर ये होता है। ये कौन सा स्कोर होता है जानते हो? हाँ, ये मैच वगैरह में आप गेम उम खोलते हो ना तो इतना स्कोर पाते हो, ये वो स्कोर है। लेकिन इस स्कोर का मतलब क्या होता है? इस स्कोर का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, सेम अर्थ बताना है। देखिए, स्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को, देखो, रगड़ रगड़ के साफ करना, रगड़ रगड़ के साफ करना। अब इसकी मीनिंग मैंने बताया। अब मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे चारों में से कौन आप सेलेक्ट करोगे? वेरी गुड, स्क्रब, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होंगे, सौंदर्य को लेके थोड़े अगर सचेत होंगे, तो आप एक बड़ा एक वर्ड फेमस है, स्क्रबिंग, स्क्रबर। इसमें क्या होता है, जो क्रीम आती है वो दरदरी होती है, उसको लगा के कहते हैं, खूब रगड़ते हैं, तब आपका चेहरा क्या होता है? साफ होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? स्क्रब। क्या होता है? स्क्रब। इसका पूरा एक देखो, ये एक शब्द में नहीं इसको बोला जा सकता है। अगर आप रगड़ना कह दोगे तो गलती हो जाएगी। रगड़ रगड़ के साफ करना, ये पूरी बात इसमें शामिल है, ठीक है ना। अच्छा जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एक वाक्य दिया है, उसको 4 खंडों में विभाजित कर दिया है। पूछ रहा है कि किस खंड में गलती है, और आपको वो गलती बतानी ही बतानी है। ये नहीं कहना है कि एरर नहीं है। इस बार नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है। जरा सा देखा जाए, सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट्स। अर्नेस्ट अटेम्प्ट माने होता है प्रयास। अर्नेस्ट अटेम्प्ट्स का मतलब होता है एक जबरदस्त प्रयास किया, किस लिए? टू चेंज फॉर बेटर
बट नथिंग हैपेंड। सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत दिली प्रयास किया कुछ अच्छा होने के लिए, लेकिन बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अब क्या इसमें कहीं ग्रामेटिकल एरर है? लग रहा है कहीं गलती है, ग्रामेटिकल एरर। मैं बताता हूँ, यहाँ पे गलती है ये, फॉर बेटर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए मालूम है? फॉर द बेटर। क्या होना चाहिए? फॉर द बेटर। फॉर द बेटर का मतलब, ये फ्रेज है फॉर द बेटर, इसका मतलब होता है कुछ बेहतर होना, ठीक है ना, कुछ बेहतर होना। तो अब यहाँ फॉर द बेटर कहाँ है? तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, इसी में गलती है। अब आपको गलती दुरुस्त नहीं करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन गलती कहाँ है? ए वाले ऑप्शन में। तो आपको बस गलती दिखा देना है कि इसमें है। और सही कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए सही कैसे करोगे, तो इसके पहले आर्टिकल द लगा दोगे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वाक्य के लिए एक शब्द लिखा है, अ काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। ऐसा निर्णय जिसको लेने के बाद पीछे हट नहीं सकते, पीछे नहीं आ सकते। ऐसा निर्णय जिससे आप पीछे हट ही नहीं सकते, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? अल्टरेबल का अर्थ होता है परिवर्तनीय, जिसे आप बदल दो। तो ये तो कह रहा है बदला ही नहीं जा सकता। आगे कहता है एब्सोल्यूट, मतलब निश्चित, डेफिनेट। क्या यही है? आगे देखो, इररिवोकेबल, पीछे न हटना, रिवोक नहीं हो सकता। अगर आप आगे बढ़ गए कि ऐसा करना है तो करना है, फिर चाहे पाला पड़े, चाहे सर्दी आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, तुम्हें जीडी की तैयारी करनी है, तो फिर उसके लिए जी जान लगा दो। यही है, बात समझ पाए? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? इररिवोकेबल। फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, फ्लेक्सिबल होगा तो चेंज हो जाएगा ना। फ्लेक्सिबल माने लचीला, फ्लेक्सिबल माने लचीला। जैसे आप सबका टाइम टेबल होता है, लगता तो है कि वो कैसा टाइम टेबल है? इररिवोकेबल टाइम टेबल है, कि कसम खा लेते हो पता नहीं किसका किसका और करेंगे, लेकिन दूसरे दिन से ही वो फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मालूम है? कभी आपने गौर किया है क्यों नहीं होता है? क्यों प्लान आप टाइम टेबल बना के चिपकाते हो और कभी नहीं फॉलो कर पाते हो? आगे आओ, आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से ब्लैंक को फिल करने की बारी आ गई और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या? इस तरह से, द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि दे माइट बी टू स्टे अप लेट, वो चाहते हैं कि परमिशन मांग रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक जाएं वहाँ पे। जैसे आप बड़े हो तो आपसे परमिशन मांगा गया कि भैया भैया हम लोग थोड़ा और रुक जाएं। अब यहाँ पे माइट के साथ बी लगा है, इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, या तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म नहीं है, सब के सब थर्ड फॉर्म है। तो परमिशन मांगने के लिए, परमिशन जब मांगा जाएगा तो परमिशन को क्या किया जाएगा? परमिशन को दंडित किया जाएगा, परमिशन को अप्रूव किया जाएगा, परमिशन को स्वीकार किया जाएगा, परमिशन को दिया जाएगा। परमिट माने दे देना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? परमिटेड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ खाली स्थान में भरने के लिए है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, यही तरीके होते हैं, आप आराम से शब्दों को हल कर सकते हो। हम तो थोड़ा स्तरीय क्वेश्चन करा रहे हैं। जीडी का जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो कभी कभी तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप हिंदी से बेहतर इंग्लिश कर ले जाते हैं। खैर, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो बढ़िया है, लेकिन जिस स्तर पे आपकी तैयारी है आप उस स्तर पे चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलिए और प्रैक्टिस खूब करना है,
ठीक है ना, आगे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए शब्द आ गया कि यहाँ पे क्या भरेंगे। कह रहा है ऑल्दो द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन इंग्लैंड वॉज राइजिंग एट डैश पेस। पेस का मतलब जानते हैं, कह रहा है कि हालांकि इंग्लैंड के गांव में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। पेस, पेस मतलब दर से। अब पेस वर्ड जो आ जाए, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो, अगर ना खेलते हो कमेंट्री वमेंट्री सुनते हो, उसमें कहा जाता है भैया ये पेस बॉलर हैं। पेस बॉलर की फेस बॉलर, कौन बॉलर? पेस। जब आप बोलते हो पेस बॉलर हैं तो आपके दिमाग में कौन सा बॉलर जाता है? फास्ट। वेरी गुड, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फास्ट। देखो बहुत नहीं भी पता है ना, तो भी आप चीजों को सेट करके आप अपनी बात को पकड़ सकते हो। कंपटीशन क्वालिफाई करना ना विद्वता का खेल नहीं, आर्ट है, आर्ट। यही चीज जो सीख, कोई भी विषय हो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का टीचर आपको उस विषय वस्तु का बस तरीका पकड़ा दे, मैं कहता हूं आप अपने अंदर आपकी क्षमता है, आप कवर कर ले जाएंगे। लेकिन वो करे तो महत्वपूर्ण ये है, टीचर उस चीज को इस तरीके से समझा दे कि बच्चा अब देखो इतना आपको भले ही कुछ न पता हो, लेकिन आपने कैसे कनेक्ट किया उसे। अब आपको लगा नहीं यार पेस कह रहा है, अब कह रहा है दैट ऑफ द सिटीज वाज इंक्रीजिंगली। अब आपको कुछ नहीं मालूम है कि ये क्या लिखा हुआ है यार, समझ में नहीं आता, छोड़ दो। आपने जब पेस वर्ड आ गया तो स्लो पेस होता है क्या? नहीं ना, दिमाग में मैसेज गया यार ये तेज है, तो करेक्ट आंसर आपने ये दे दीजिए। हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है विपरीत, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, उल्टा, अपोजिट। क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है ऑकवर्ड, भद्दा, फूहड़, गंदा, बेतरतीब, इसी को बोलते हैं क्लमसी। अगर हैंडराइटिंग क्लमसी है, इसका मतलब हैंडराइटिंग आपकी क्या है? भद्दी है। अगर आप रहन सहन आपका क्लमसी है तो आप चीज़ों को इधर उधर फेंक फाक के रखते हो, यह है क्लमसी। तो यहाँ पे क्लमसी का ऑकवर्ड क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा, ठीक है ना। विलफुल मतलब होता है स्वेच्छा या इच्छा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, हठी, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ग्रेसफुल, हाँ ये है, ये ज़्यादा अच्छा है। ग्रेसफुल का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, जो दिखने में क्या हो? अच्छा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट दैट गिवन इन द सेंटेंस। कह रहा है कि क्या, ये देखो पूरे सेंटेंस में ये अंडरलाइन पार्ट को अंडरलाइन किया गया है और आपसे कह रहा है कि अगर ये केवल इतना पार्ट, ग्रामेटिकली एरर अगर इसमें नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये गलती है तो आप इसे चेंज कर दीजिए। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो काम कुड करता है, जो काम कैन करता है, वही काम कौन करता है? एबल। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। क्या? यू कैन स्पीक इंग्लिश या यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दो तरीके हैं। जो काम कुड कर सकता है वही काम एबल कर सकता है। हमने कहा आई कुड स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता था। मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई वॉज एबल टू स्विम इन द रिवर। तो जब कैन और कुड दोनों एबल, दोनों का अर्थ यही है आपकी योग्यता और क्षमता को बताना,
तो दोनों का यूज साथ साथ नहीं होना चाहिए, ये केवल यहाँ ऐसे लिखा जाना चाहिए, क्या, कुड नॉट, केवल कुड नॉट होना चाहिए था। याद, वॉज नॉट एबल, दे वर नॉट एबल, तो यहाँ पे एबल इसके साथ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू का शब्द, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हिंदी में आप बोलते हो ना, सर पूरी रात भर सो नहीं पाया। अब इधर पूरा भी बोल रहे हो, उधर भर भी बोल रहे हो। या तो बोलो पूरी रात सो नहीं पाया, या तो बोल दो कि रात भर सो नहीं पाया। पूरा और रात और भर बोलने की क्या ज़रूरत है भाई। तो वैसे ही ये भी है, ये दोनों सेम बात करते हैं बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुड नॉट, केवल कुड नॉट लगाओ, आगे बढ़ो। आगे फिर आ गया आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अक्सर आपके एग्जाम में देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछता है। 20 क्वेश्चन कराते हैं और उस 20 क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाता है। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, देखो कितना वर्ड यूज़ किया है, 3 शब्द। अगर डिसलाइक कह देता है, डिसलाइक का मतलब होता है किसी को नापसंद करना, और फिर कह रहा है गहराई से नापसंद करना। और नापसंद आपका थोड़ा सा ना बहुत ही प्रचंड होना चाहिए, यानी आप उस व्यक्ति से क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक के लिए सबसे अच्छा वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है वैमनस्यता। तो जब आप किसी के लिए ज़बरदस्त घृणा का भाव रखते हो, नापसंदगी का भाव रखते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उससे वैमनस्यता रखते हैं, एंटीपैथी रखते हैं। याद रखिएगा, एंटी जब भी आ जाए तो एंटी का मतलब ही होता है क्या, उल्टा। उल्टा रिलेशन जब आप रखेंगे तो एंटीपैथी करेंगे। इम्पैथी और सिंपैथी का मतलब जान लो जरा। सिंपैथी माने होता है सहानुभूति, इम्पैथी माने होता है समानुभूति, समान। सहानुभूति, ये देखिए सिंपैथी जैसे कहने का मतलब है आपका दोस्त अगर तकलीफ में है तो आप उसके साथ उस दुख में खड़े हो, ये सहानुभूति है। समानुभूति का मतलब है आप को कष्ट अगर है तो आप जैसा महसूस कर रहे हो मैं भी आपके साथ वैसा ही महसूस कर रहा हूँ, यह है समानुभूति। और टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी का मतलब होता है दूर से रह के आप किसी चीज़ को क्या कर दो, इसको बोलते हैं दूरानुभूति। दूर से आप किसी चीज़ को फील कर लें। कभी कभी होता है ना, आप लोग घर से दूर हो, आपकी माताजी कहती हैं कि आज आपको याद करके बड़ा मन बेचैन हो गया, और तभी आप भी फ़ोन कर देते हो उनको। ऐसा होता है, आपको लगता है मम्मी इस समय बहुत याद कर रही हैं, और सही में जब आप फ़ोन करते हो तो मम्मी कहती हैं अरे मैं याद तो कर रही थी। और एक चीज़ और देखो, कभी कभी हम किसी को बहुत मन से याद करते हैं तो वो आ भी जाता है, या मुलाकात हो जाती है, या फ़ोन आ जाता है, कुछ न कुछ हो ज़रूर जाता है। इसी को बोलते हैं टेलीपैथी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में दिए गए क्वेश्चन को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है समझ लीजिए। एक पैराग्राफ में बहुत छोटे छोटे खाली स्थान बना दिए जाते हैं, और हर खाली स्थान में भरने के लिए आपके पास 5 शब्द दे दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि भैया ये देखो खाली स्थान की नंबरिंग कर दी गई है, खाली स्थान नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे, और हर खाली स्थान में भरने के लिए 4 शब्द। जैसे यहाँ पे ब्लैंक नंबर 1 है ना, तो इसको फिल करने के लिए आपके पास 4 शब्द हैं, तो यहाँ पे 4 शब्द आपको दे दिया गया है, ठीक। और आपको कहना है कि उचित शब्द भरो। तो ब्लैंक नंबर 1 को भरने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना पड़े ना बेटा, तो सबसे पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया करिए। तो हम लोग पहले ऑप्शन को ब्लैंक नंबर 1 में भरने के लिए 4 ऑप्शन दिया है। देखिए होता क्या है, अक्सर हम प्रश्न पढ़ के ऑप्शन देते हैं, कहीं कहीं हम लोग ट्रिकी तरीका अपनाएंगे, और ट्रिकी तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम ऑप्शन से चलेंगे पैराग्राफ में।
फर्स्ट ऑप्शन देन पैराग्राफ, ठीक है ना। तो चलो पहले ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है बिगन, बिगनिंग, बिगैन, बिगिन। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि जो ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए हैं उसमें एक वो चारों शब्द एक ही शब्द यानी क्रिया है बिगिन, इसी के अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं। यानी एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप इस खाली स्थान नंबर 1 में, ये देखो लिखा हुआ है खाली स्थान नंबर 1 में इनको भरना है। ऐसा शब्द चुनिए जो कि खाली स्थान में फिट बैठे। अब एक ही शब्द के अलग अलग फॉर्म्स है। अगर आपका टेंस की समझ बेहतर होगी तो आप कर ले जाएंगे। तो ज़रा देख लेते हैं। वन समर, एक गर्मी का दिन था। अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप, बगीचे में एक कुआं सूख गया। गर्मी के दिनों में क्या हो गया? बगीचे का एक कुआं सूख गया। एंड देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, और पौधों के लिए उस बगीचे में कहीं कोई पानी नहीं रह गया। द रोज, रोज मतलब गुलाब का पेड़ या गुलाब का फूल। द रोज स्लोली, धीरे धीरे टू विल्ट, विल्ट मतलब मुरझा के ऐसे लटक जाना, ठीक है ना। अब धीरे धीरे, अब जरा गौर करिए। अब यहाँ पे हम बिगन ले, ये वर्ब की 3rd फॉर्म है, ये है वर्ब की 2nd फॉर्म, ये है वर्ब की ing फॉर्म, वर्ब प्लस ing, ये है वर्ब की 1st फॉर्म। अब बेटा यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म लें? तो जरा सा स्मार्टली शुरू कैसे हुआ है? ड्राइड अप यानी सूख गया, यानी सारी बातें कहाँ हो रही हैं? पास्ट में। तो पास्ट को बताने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ब की 2nd फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बिगन। क्या होगा? बिगन। धीरे धीरे, स्लोली, गुलाब का पौधा बिगन टू, ये देखो बिगन पास्ट टेंस, बिगन टू विल्ट, मुरझा के ऐसे लटकने लगा। पौधे जब मुरझाते हैं तो विल्ट, लटकने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि खाली स्थान नंबर 2 में भरने के लिए हम लोगों को कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं। ये देखो लिखा है खाली स्थान नंबर 2। ऑप्शन दिया है डिम, डिप, दिन, डिश। डिम मतलब मध्यम हो जाना, धुंधला जाना। डिप मतलब डुबो देना। कभी कभी आप पानी में अपना उंगली क्या करते हो? डिप करते हो। कभी कभी आप बहुत पहले कलम दवात से लिखा जाता था तो स्याही में कलम को डिप किया जाता था, डुबोना, ठीक है ना। उसके बाद आया डिन, उसके बाद आया डिश। डिश का मतलब होता है 2 अर्थ होता है। एक तो डिश का अर्थ होता है थाली, और एक डिश का अर्थ होता है व्यंजन, जो खाना बन जाता है। क्या लाजवाब डिश बनाया है, ऐसे बोलते हैं ना। अब देखते हैं कि क्या आता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब ये तो हो गया कि भैया बगीचे में एक कुआं सूख गया था और वहाँ पौधों के लिए पानी नहीं था। एक गुलाब का पेड़ जो था वो धीरे धीरे सूखने लगा और मुरझाने लगा। आगे देखो, द रोज, यहाँ लिखा है द रोज यानी गुलाब का फूल, सॉ, उस गुलाब के फूल ने या उस गुलाब के पौधे ने क्या देखा? एक स्पैरो देखा। स्पैरो क्या होता है जानते हो? गौरैया, जो कि धीरे धीरे, हाँ वही छोटी वाली प्यारी सी, पहले बहुत हुआ करती थी, अब धीरे धीरे वो विलुप्त हो रही है। इसलिए उस सरकार उसे बचाने की मुहिम छेड़ रखी है, ठीक है। द रोज सॉ अ स्पैरो, उस गुलाब के पौधे ने एक दिन एक चिड़िया को देखा, स्पैरो को देखा। इट्स बीक, बीक माने होता है चोंच, वो अपने चोंच में, इनटू द कैक्टस, कैक्टस का मतलब होता है नागफनी का पौधा, देखे हो? बहुत हाँ नुकीला होता है, कांटे टाइप के होते हैं अपने। अब देखो यहाँ क्या आएगा अभी नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ जरूर समझ में आ रहा है कि एक दिन गुलाब के पौधे ने एक गौरैया को देखा कि अपने चोंच को, इंटू वर्ड आता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर घुसेड़ा जाए, ठीक है ना, उसको इंटू बोलते हैं। बीक, बीक माने चोंच, अपने चोंच को कैक्टस, कैक्टस मतलब नागफनी के पौधे में घुसेड़ देती है। फॉर सम वाटर,
कुछ पानी के लिए। आपको मालूम है कि जो कैक्टस नागफनी का पौधा होता है वो मरुस्थलीय पौधा होता है, डेजर्ट में ही पाया जाता है। उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है ना कि पानी को अपने अंदर खींच के कई दिनों तक होल्ड करके जिंदा रहते, मुरझाते नहीं है। पानी ना हो तो भी वो चलेंगे। तो ये अब देखो, बीक इनटू क्या आएगा, डिम आएगा, डिप आएगा, डिश आएगा, डिन आएगा। वेरी गुड, डिप आएगा। उसने पौधे में, नागफनी के पौधे में अपनी चोंच डिप कर दिया, घुसेड़ दिया। अब आया ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पानी के लिए। अच्छा, क्यों नागफनी के अंदर डाल दिया? पानी के लिए, क्योंकि वो पानी उसके अंदर रहता है ना, तो वो खींचने के लिए उसने अपना चोंच डाल दिया। आगे देखते हैं। अब आया ब्लैंक नंबर 3 को भरने के लिए। हमने आपसे कहा कि पहले ऑप्शन को देखेंगे फिर खाली स्थान को। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है शर्मिंदगी। अशेम्ड माने भी होता है लज्जित या शर्मिंदा, ठीक है ना। डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है किसी को अपमानित कर देना, ठीक है ना। ह्यूमिलेट का मतलब भी लगभग वही होता है, किसी को अपमानित कर देना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा जरा देख लेते हैं। द रोज देन फेल्ट, जब वो गुलाब के फूल ने देखा कि यार चिड़िया ने चोंच में पानी खींचा निकाल के, तो गुलाब के पौधे को क्या महसूस हुआ? देन फेल्ट, क्या महसूस किया? ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में क्या महसूस किया? इटसेल्फ फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम। हमेशा वो क्या करता था मालूम है? गुलाब का पौधा नागफनी के पौधे का हमेशा मजाक उड़ाता था, हमेशा मजाक उड़ाता था। लेकिन जब उस दिन कहीं कोई पानी नहीं था तो वही नागफनी के पौधे ने चिड़िया को क्या दिया? पानी दिया। ये देख के उसको क्या हुआ? यस, शर्मिंदगी हुई। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ऑफ लगा है तो सबसे बेस्ट वर्ड क्या है? अशेम्ड। अशेम्ड अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। शर्मिंदगी ये भी है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे, ये लेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उस गुलाब के फूल को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं हमेशा, ऑल टाइम, हमेशा इस नागफनी के पौधे का फन माने मजा लेता था। आवाज, उस चिड़िया को पानी कौन दे पा रहा है? ये दे पा रहा है। आगे देखो, लेकिन, बट। अब चौथे में क्या भरना है? आगे देखते हैं। चौथे में भरना है ऑल्दो, वाई, इफ, बिकॉज। ऑल्दो कहता है हालांकि, वाई मतलब क्यों, इफ मतलब यदि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या अर्थ निकलता है। बट इट वॉज इन नीड, बट इट वॉज इन नीड डैश वाटर। एक चीज तो तय है कि नीड के बाद हमेशा अगर कोई नाउन आता है तो यहां प्रेपोजिशन ऑफ आना चाहिए। ये तो 5वें की बात है, तो 5वें में देखेंगे। इट वेंट टू आस्क द कैक्टस इफ इट कुड हैव सम वाटर। अब देखो, यहां पे ये तो हो गया, मजाक उड़ा लिया। मजाक उड़ाने के बाद यहां ये कह रहा है लेकिन डैश इट वॉज इन नीड, कह रहा है चूंकि उसे पानी की जरूरत थी। तो कौन सा शब्द आएगा? बिकॉज। तो यहां क्या आएगा? बिकॉज, क्योंकि उसको पानी की जरूरत थी। इट वॉज इन नीड, यहां क्या आना चाहिए? ऑफ। अब देखते हैं, ऑफ ही ऑप्शन में होना चाहिए। ये देखो, ठीक है ना। तो 5वें में क्या आ गया? ऑफ। बिकॉज इट वॉज इन नीड ऑफ वाटर, क्योंकि गुलाब के पौधे को भी पानी की ज़रूरत थी। कहानी सुन लीजिए, अच्छा है। आंसर तो मेरा ख़त्म हो गया, 5 भर गए, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि गुलाब के पौधे को भी पानी की ज़रूरत थी, ऑफ नीड ऑफ वाटर। इट वेंट, ये जाता है किसके पास? इट वेंट टू आस्क कैक्टस इफ इट कुड हैव सम वाटर।
वही गुलाब का फूल जो उसका मजाक उड़ाता था वो जाता है नागफनी के पौधे के पास, कहता है कि क्या आपके पास कुछ थोड़ा बहुत पानी है। द काइंड कैक्टस, वो दयालु नागफनी का पौधा, एग्रीड, कहा हाँ है। एंड दे बोथ गॉट थ्रू समर एज फ्रेंड, और उसने हाँ बोला तो वो दोनों धीरे 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 क्या हो गए, पूरे समर, पूरे गर्मी भर उन लोगों ने दोस्ती के साथ पूरा समय बिताया और एक दूसरे के दोस्त हो गए। हमेशा याद रखिएगा, कभी किसी के अगेंस्ट हमेशा रह के आप उसका दिल नहीं जीत सकते हैं। देखिए, किसी को गलती का एहसास कराना महत्वपूर्ण है। हम लोग तो लॉ के स्टूडेंट्स रहे हैं। लॉ का मकसद किसी को दंड देना नहीं होता है। लॉ का मकसद होता है कि हम किसी व्यक्ति को अपराध करने से क्या करें, रोकें। दंड देना महत्वपूर्ण नहीं है, अपराध करने से उसे रोक लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। एक मोजेस नाम के व्यक्ति थे, वो कहा करते थे कि देखिए 1000 अपराधी छूट जाएं वो ठीक है, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए ये रहा स्टूडेंट्स आपके 20 वैल्यूबल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी क्रम में हम आपके साथ सेशन लेके, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।